नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं इस बार जो बोर्ड की परीक्षा होगी यानी 2021 की जो बोर्ड परीक्षा होगी उसमें कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान का जो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर आएगा वो कैसे होगा उसका पूरा पैटर्न हम समझाएंगे। ये जो हम पेपर हल कर रहे हैं ये राजस्थान की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो साइट है उसके ऊपर भी अपलोड कर रखा है, तो आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं जो पेपर आएगा उसका प्रारूप कैसा रहेगा। तो इस बार जो पेपर आएगा वो पहले की तरह वही 3.25 घंटे का 80 नंबर का पेपर रहेगा। 20 नंबर विद्यालय से सत्रांक के रूप में भेजे जाएंगे आपके। ये सभी दिशा निर्देश पहले की तरह रहेंगे। आप इस जो टेबल को ज़रूर समझ लेना। इसमें देखो जो एक एक नंबर के जो पर्सन रहेंगे स्टार्टिंग के 20 नंबर के रहेंगे, और फिर अगले जो पर्सन रहेंगे 8 पर्सन है वो 2-2 नंबर के 16 नंबर टोटल हो जाएंगे। और फिर अगले जो 4 पर्सन है वो 4-4 नंबर के 16 नंबर के हो जाएंगे। और अगले जो 2 पर्सन हैं वो 5-5 नंबर के टोटल 10 नंबर हो जाएंगे। और इसके बाद में जो 3 पर्सन हैं वो आपके 6-6 नंबर के 18 नंबर की इस तरह से हो जाएगा। तो आप इसको ज़रूर देखें। ये जो स्टार्टिंग के आपके 20 नंबर हैं ये बड़े महत्वपूर्ण हैं क्योंकि छोटे छोटे पर्सन आएंगे, आराम से आप 20 नंबर इसके अंदर प्राप्त कर लेंगे। तो बहुत अच्छा पेपर इस बार आने वाला है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। ये जो पेपर है इसी को हम सोल्व कर लेते हैं। आप स्टैंडर्ड मान के इसको तैयार ज़रूर करें क्योंकि इसमें से पर्सन आने की बहुत संभावना रहेगी। बोर्ड ने अपनी साइट पे भी लगा रखा, हम इसको सोल्व करते चलेंगे। एक निवेदन रहेगा, आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मैंने इन सभी पाठों के वीडियो भी प्रस्तुत कर दिए हैं। अगर आप देखना चाहें तो आप इस कि चैनल की प्लेलिस्ट में जाके कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान की प्लेलिस्ट में जाके देख लें, आपको वहाँ वीडियो मिल जाएंगे। और जो पाठ बचे हुए हैं उनके हम समय समय पर वीडियो जारी करते हैं। तो जो ही आप सब्सक्राइब कर लेंगे वीडियो तैयार होते ही आप तक पहुँच जाएगा। चलिए हम बात कर लेते हैं आज के इस मॉडल पेपर की। तो पहला प्रश्न है इसमें, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो ये आपको पता है कौन था मौर्य वंश का संस्थापक? चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, यदि आप गुप्तकालीन लौह स्तंभ देखना चाहते हैं तो आप कहाँ जाएंगे? तो गुप्तकालीन लौह स्तंभ आपको पता है कहाँ पर रखा हुआ है, ये महरौली में दिल्ली में है। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है, भूमध्य सागर और लाल सागर को मिलाने वाली नहर कौन सी है? कॉमन नहर पता है आपको कौन सी नहर है? ये स्वेज नहर। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, भाखड़ा नांगल परियोजना कौन सी नदी पर है? ये सतलज नदी पर है। और अब ये जो प्रश्न है इसमें दिया है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यानी बाकी तो सारे सही हैं, एक जो है मैच नहीं कर रहा। जैसे अन्ना सागर अजमेर में सही है, पिछोला उदयपुर में सही है, तालसा परचूरू में सही है, फतेह सागर उदयपुर में ये सही नहीं है। यानी फतेह सागर कहाँ पर है? फतेह सागर जोधपुर लिखा हुआ है ना, ये सही नहीं, यानी फतेह सागर उदयपुर में है। तो ये ऑप्शन जो है सही रहेगा। ठीक है। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है, डेमोक्रेसी का हिंदी में अर्थ क्या रहेगा? तो डेमोक्रेसी का मतलब लोकतंत्र भी है, पर जनतंत्र भी है, प्रजातंत्र, तो उपरोक्त सभी आ जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, लोकतंत्र देशभक्ति की भावना को बढ़ाते, ये किसने कहा था? ये कहा था मील ने। ठीक है, तो ये आंसर रहेगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी थी? मूल संविधान जब यानी जब शुरू में संविधान तैयार हुआ था 1950 में, उस टाइम में कितनी थी? 500 थी। आज के टाइम में देखो मैक्सिमम संख्या तो 552 है और वर्तमान में वास्तविक संख्या क्या है? 545। इसको भी ध्यान में रखें। फिर अगला प्रश्न है, कचरे को उपयोगी कच्चे माल के रूप में बदलने के लिए जो प्रक्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं अपन? उसको बोलते हैं पुनःचक्रण। इसके बाद में अंतिम जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना की समयावधि क्या थी? आज के टाइम में तो पंचवर्षीय योजनाएं बंद हो चुकी हैं। तो पहली पंचवर्षीय योजना पहले 5 साल यानी 51 से लेकर 56 तक रही थी। तो ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो पहले प्रश्न के 10 अलग से भाग रहेंगे उसके अंदर ये ऑब्जेक्टिव आपको वहाँ मिलेंगे। बड़े आसान प्रश्न रहेंगे। तो आशा है आप ये जो 10 नंबर हैं बड़े ही आसानी से आप हासिल कर लेंगे। इसके बाद में प्रश्न नंबर 2, ये भी छोटे प्रश्न रहेंगे, एक एक लाइन के प्रश्न रहेंगे। उत्तर आपके प्रश्न देखिए दूसरा, वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? वर्धन वंश का नाम से ही पता है। देखो वर्धन वंश में ये आते हैं आपके हर्षवर्धन, आपके प्रभाकर वर्धन, इनके नाम के साथ वर्धन रहता है। तो इसका संस्थापक था आपके पुष्यभूति। इसको पुष्यभूति वंश भी कहते हैं। तो पुष्यभूति इसके संस्थापक थे।
इसके बाद में अगला प्रश्न है, राज्यपाल किसकी इच्छा पर्यंत पद पर रहते हैं? तो ये किसकी इच्छा पर्यंत रहते हैं? ये आपके राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत, प्रेसिडेंट जो होता है उसकी इच्छा पर्यंत ये रहते हैं। इसके बाद में चौथा प्रश्न है, भारत में राज्यों की विधानसभा का प्रत्येक सदस्य कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? यानी जो एमएलए होते हैं राज्यों में, ये कितने एरिया पे नियुक्त होते हैं? यानी अभी जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग ये कितनी एरिया पे रहते हैं? ये 75,000 की जनसंख्या पर एक एमएलए होता है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 5 है, राजस्थान में किस नगर को सीमेंट नगरी कहते हैं? सीमेंट नगरी किसको कहते हैं? चित्तौड़गढ़ को। चित्तौड़गढ़ में बहुत सारी सीमेंट फैक्ट्रियां हैं, इसके कारण इसको क्या बोलते हैं? आपके सीमेंट नगरी। फिर प्रश्न नंबर 6 है, राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये तारीख आप याद रखें, कब है ये? 5 नवंबर है ये, ठीक है, विधिक सेवा। फिर प्रश्न नंबर 7 है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का कोई एक उद्देश्य बताना है। तो पता है आपको इसमें क्या होता है? सभी ग्रामीण परिवारों को शौचालय की सुविधा, जिससे स्वच्छता बढ़े, ये इसका एक टारगेट है, यानी उद्देश्य आप लिख सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है, भारत में लोकतंत्र में एक रूप सामाजिक लोकतंत्र का क्या अर्थ है? ये सामाजिक लोकतंत्र, देखो सामाजिक लोकतंत्र क्या होता है? सामाजिक समानता की भावना स्थापित करने वाला लोकतंत्र क्या सामाजिक लोकतंत्र है। फिर प्रश्न नंबर 9 देखें तो ये है, भारत में तिलहन उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम? ये खाली स्थान भरना है इसमें। तो तिलहन उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? ये गुजरात है, ठीक है। फिर इसके बाद में अगला प्रश्न, ग्राम बेल ने किसका आविष्कार किया था? ये बहुत हम छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं, ये किसका आविष्कार किया था? टेलीविज़न का, टीवी, ठीक है। फिर 11वां प्रश्न है, बाजरा उत्पादन में कौन सा पहले नंबर पे है देश में? तो अपना राज्य ही पहले नंबर पे है, राजस्थान पहले नंबर पे है बाजरे में, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग के 10 प्रश्नों के बाद में अगले जो 10 प्रश्न जो है वो कौन से हो गए? आपके छोटे शॉर्ट आंसर के रूप में। ये 20 नंबर आप बड़े आसानी से प्राप्त कर लेंगे, बहुत आसान खंड रहेगा ये। फिर जो दूसरा खंड रहेगा, खंड ब, इसके अंदर थोड़ा सा विस्तार करना होगा। तो इसका प्रश्न देखें, पहला प्रश्न है यानी 12वां प्रश्न, मौर्य काल में समाहर्ता क्या थे? आप हमारी वीडियो जरूर देखें, उसके अंदर पूरा मैंने डिटेल समझाया है इनका। तो मौर्य काल में समाहर्ता कौन थे? ये राजस्व से संबंधित होते थे, ये आय व्यय का ब्यौरा, बजट वगैरह के काम करते थे। फिर अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट पता है आपको? 1919 में आया था। इसके बाद में अमृतसर वाला जलियांवाला बाग जो कांड हुआ था, इसको काला कानून क्यों कहते हैं, ये पूछा गया है। तो काला कानून क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें लिखा हुआ है ना, जैसे इसमें नए वकील, नए दलील, नए अपील, ऐसी बात है। यानी इसके अंदर जो बातें हैं उसके तहत ऐसे कोई प्रावधान नहीं थे जिससे जनता अपना बचाव करे, यानी संदेह के आधार पर ही गिरफ्तार कर लेते, इसी कारण इसको काला कानून कहा गया है। फिर 14वां प्रश्न है, नकदी फसल क्या है? 2 उदाहरण देने हैं नकदी के। पता है नकदी फसल कौन सी है जिसका उपयोग किस में हो? वाणिज्य कार्यों में हो जाएगा। और इसके 2 उदाहरण आप लिख सकते हैं, जैसे गन्ना है, कपास है, जूट है, तंबाकू, कोई भी लिख दे आप। फिर प्रश्न नंबर 15 जो है, आपके विचार में सड़क दुर्घटना को कम करने के लिए कोई भी आप अपने दिमाग से लिखें, बड़े आसान जो है उपाय आप डाल सकते हैं, तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, आप इसको स्वयं ही इसको हैंडल कर लेंगे। फिर प्रश्न नंबर 16 है, भारत में आर्थिक नियोजन के उद्देश्य। तो आर्थिक नियोजन में है गरीबी कम करना है, आधुनिकीकरण है, आय समानता स्थापित करना, ये सारी चीज़ें जो है इस उद्देश्यों में आपने को 2 ही मेंशन करनी है। फिर 17 नंबर प्रश्न है, किसी शहर के औद्योगिक प्रदूषण को दूर करने के लिए, शहर का औद्योगिक प्रदूषण दूर करने के लिए आपके दिमाग में जो भी विकल्प आते हैं, औद्योगिक प्रदूषण दूर करना है, यानी वहाँ पर जो फैक्ट्रियाँ वगैरह हैं उनके ऊपर किस तरह से कंट्रोल हो जिससे कि वो प्रदूषण कम करें, आप अपने विवेक से इसका उत्तर जो है तैयार करें तो बेहतर रहेगा। प्रश्न नंबर 18 जो है, लोकतंत्र की सफलता हेतु कोई 2 परिस्थितियाँ लिखनी है, ठीक है, 2 ही लिखनी है अपने को। बहुत सारी परिस्थितियां हैं, जैसे शांति व्यवस्था है, सुदृढ़ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है, शिक्षा, जागरूकता वगैरह जो भी है, ये सारी चीज़ें इसके सफलता के लिए ज़रूरी हैं। फिर 19 का प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष के काम लिखने। तो लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा की कार्यवाही को नियंत्रित करता है, उसके अंदर जैसे धन विधेयक के ऊपर स्पेशल डिसीजन इसी का होता है। उनकी लोकसभा के जितने भी मेंबर्स होते हैं उन
का पूरा कंट्रोल जो है इसी के पास रहता है। तो इसमें से अपने को दो ही मेंशन करने हैं। तो ये जो खंड है इसके अंदर छोटे पर्सन रहेंगे दो दो नंबर के, तो ये समझ लिया आपने। इसके बाद में जो अगला खंड है वो खंड से है, इसके अंदर चार चार नंबर के पर्सन रहेंगे। तो पहला पर्सन जैसे राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की व्याख्या करनी अथवा में रहेंगे, तो आपको जो भी अच्छा लगे वो कर सकते हैं। जनसंख्या वृद्धि के कारण हैं। फिर अगला जो पर्सन है 21 का गरीबी निवारण के उपाय हैं, बेरोजगारी के दो प्रकारों का वर्णन करना है। थोड़ा विस्तार जरूर डालना, पॉइंट बना के आप आंसर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें हम लास्ट तक, और आपके लिए बहुत स्टैंडर्ड जो मॉडल पेपर भी मैं स्वयं तैयार करके आपको भेजने का प्रयास करूंगा। तो आप पे लास्ट में परीक्षा से कुछ दिन पहले आप ज़रूर चेक करें, वहाँ पर आपको ये सारे मिल जाएंगे। 22 नंबर प्रश्न, एक उपभोक्ता के रूप में आप कौन कौन से कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, ये उपभोक्ता वाले पाठ में है। फिर सूचना के अधिकार में सूचना कैसे प्राप्त करेंगे, इसके बारे में पूछा है। फिर राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ हैं अथवा में प्रधानमंत्री के बारे में पूछा है। फिर जो दह खंड है, ये देखो मानचित्र वाला खंड है, खंड दह। तो इसमें जैसे एक तो पूछा है, ये मैं लास्ट में बता भी दूंगा इसके बारे में, कि भारत के 5 प्रमुख कोयला क्षेत्र और अथवा में है 5 प्रमुख खनिज पेटियाँ। और इसके बाद में अगला जो प्रश्न है ये भी मानचित्र का है। इसमें जैसे ये आपकी ये जगह है, ये मैं मानचित्र में आगे बता दूंगा, ये जगह पूछी है। और अथवा में जैसे दो ऑप्शन दिए हैं, तो पहला या दूसरा जो भी आपको जैसे वो कर सकते हैं। और ये खंड यह जो रहेगा लास्ट खंड है, इसमें 6-6 नंबर के रहेंगे प्रश्न। तो सल्तनत काल का पूरा विवरण पूछ लिया, और शिवाजी की उपलब्धियां, अमीर। अथवा में देखो 3 हैं, आपको जो भी अच्छा लगे वो कर सकते हैं। देखो जैसे अमीर अलग पाठ में है, शिवाजी अलग है, सल्तनत अलग है। जो भी आपको अच्छा है तैयार किया हुआ है वो भी आप कर सकते हैं। 3-3 विकल्प मिलेंगे यहाँ पर आपको, पहले 2 ही मिलते थे, इस बार 3 विकल्प मिलेंगे। फिर वैश्वीकरण की अवधारणा, भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार और आर्थिक सुधार, और स्वदेशी की अवधारणा, ये 3 विकल्प हैं। जो भी आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। विकल्प बहुत ज़्यादा दे दिए, बहुत आसान रहेगा स्कोर करना, इसीलिए मेरा निवेदन है कि अच्छा स्कोर कर ले इस बार परीक्षा में। फिर लास्ट जो प्रश्न रहेगा इसमें देखो, इसमें भी 3 विकल्प रहेंगे, जिसमें इसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, तीनों में कोई भी जो आपको अच्छा तैयार है वो कर सकते हैं। तो आप इस बार आशा है कि बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे, बड़ा आसान पेपर मिलने वाला है आपको। तो मैं एक बार आपको जो ये मानचित्र वाले हैं इनको बता देता हूँ। जैसे एक प्रश्न था आपकी कोयले वाला, ठीक है ना, 5 कोयला क्षेत्र दिखाने हैं, जैसे मैंने इसमें दिखा दिया। जैसे ऊपर का ये जो एरिया है ये कोयले का एरिया है। फिर ये राजस्थान का जैसे बीकानेर वाला एरिया कोयले का है। फिर ये जो इधर दिखा रखा है ना, ये आपके छत्तीसगढ़ वगैरह का एरिया है, ये कोयले का पूरा एरिया है। इसके बाद में नीचे जो है एमपी उड़ीसा वाला जो एरिया है, इसमें भी कोयला बहुत ज़्यादा है। तो ये कोयले के 5 एरिया जो भी आपको अच्छे लगे हैं उसके अंदर राउंड करके आप पूरा एरिया पूछा है इसने, अलग से कोई स्टेट या जगह नहीं पूछी है। तो आप एरिया के रूप में जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे मानचित्र में, तो आप इस तरीके से आप इसको करेंगे तो अच्छा रहेगा, अच्छा स्कोर प्राप्त कर पाएंगे। फिर अगला जो क्वेश्चन था इसमें 5, इसी के अथवा में था 5 प्रमुख खनिज पेटी पूछी थी। तो 5 खनिज पेटियों में देखो आप ये इस तरह से दिखाया है। जैसे ये खनिज पेटियाँ हैं, एक राजस्थान से होके और ये आपके गुजरात वाले एरिया में है। फिर ये बीच में 2 नंबर जो दिखाई है बीच में पेटी है, ये 1 नंबर वाली पेटी है। ये काफ़ी लंबा चौड़ा एरिया आपके बिहार का है, उड़ीसा का है, इस पूरे एरिया झारखंड वाले एरिया को कवर कर रखा है। फिर ये 4 नंबर पेटी देखो इधर दिखा रखी है, ये आपके महाराष्ट्र का एरिया है। तो इस तरह से आप इनमें से जो भी सूटेबल आप मानते हैं वो 5 पेटियां जो हैं उल्लेखित करें। फिर मानचित्र में आपको शहर भरने थे, तो देखो शहर कॉमन है, तो उस मानचित्र में मैं बताता चलूँ, जो पूछी थी वो चीज़ें ऊपर से ही मैं चलता जा रहा हूँ, बाकी नीचे मैं इसको सरकाऊँगा धीरे धीरे, तो आप देख लेना। देखो मानचित्र में अमृतसर पूछा था, ये ऊपर ही ऊपर है अमृतसर। इसके बाद में दिल्ली ऊपर ही ऊपर है, जयपुर है ये कॉमन है, ठीक है। लखनऊ पूछा था, ये गोरखपुर पूछा है मानचित्र में। तो एक ये झांसी पूछा, देखो ये एक जो चौराहा बनता है इस चौराहे के ऊपर है ये झांसी, तो ये जो जगह है ये आपको उसमें भरनी थी। उसके बाद में आपको वाराणसी, बनारस पूछा था। उसके बाद में कोलकाता पूछा गया है, ठीक है, तो ये आप भर सकते हैं। और बॉम्बे पूछा है। बड़े सिंपल जो है जगह मानचित्र में पूछी गई हैं,
इसके बाद में कानपुर पूछा गया है। तो कान देखो ये ऊपर है, ये कानपुर यहाँ पर है, कानपुर ये पूछा गया है। तो ये मानचित्र के अंदर डिटेल पूछी गई थी। तो आप मानचित्र में देखो ये सारी चीज़ें इस मानचित्र में इन्होंने ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है उससे संबंधित शहर ही पूछे थे। तो इस बार जो पेपर आएगा उसके अंदर भी बड़े आसान आसान ऑप्शन जो है आपको मिलेंगे। तो आशा है आप इस वीडियो से ज़रूर लाभान्वित हुए होंगे। सभी तक इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम ऐसे वीडियो समय समय पर तैयार करके आप के हित के लिए पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। और एक निवेदन है, मॉडल पेपर बेस्ट मॉडल पेपर तैयार करके बोर्ड की परीक्षा से पहले आप तक जल्द से जल्द पहुंचा देंगे। तो आप वीडियो में प्रारंभ से अंत तक बने रहे। धन्यवाद। जय हिंद।